हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर का बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं और इसी कंसेप्ट के साथ अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई और इसके अंतर्गत किस किस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा जो एग्रीकल्चर वर्ड है को हिंदी में कहा जाता है कृषि विज्ञान। यहाँ साइंस यानी विज्ञान की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ये भी साइंस के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा लैटिन भाषा में दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है एगर और दूसरा है कल्चरा। एगर का मीन्स होता है सॉइल या मर्दा। कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन, इसको कह सकते हैं कर्षण या जुताई। यहाँ सीधा सा मीनिंग होता है मर्दा के अंदर किसी प्रकार की कर्षण गतिविधियां कर रहे हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान कहा जाता है। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान से संबंधित 11th और 12th क्लास में 3 यूनिट पढ़ी जाती है जिसका अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से दिवस आते हैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि भारत में जो कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 9000 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्रिश्चियन। वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 11 जून को किया जाता है। ये एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। एग्रीकल्चर ह्यूमन डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। और इसी सीरीज में वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात क्या है? यदि वर्ल्ड विश्व कृषि विज्ञान दिवस आता है तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 जून को। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। एग्रीकल्चर ह्यूमन डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। और वर्ल्ड सॉइल डे विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है जो एग्रीकल्चर है इसकी कौन कौन सी ब्रांचें यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो 11th क्लास पढ़ना चाहते हैं, 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं या जेड की तैयारी करना चाह रहे हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं या WO की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि जो जिसकी तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसके सिलेबस का निर्धारण किया जाना चाहिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। यदि एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अपने को जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड का जो क्राइटेरिया है उसका ध्यान रखना है। यानी कि जो सिलेबस निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग अपने को अपनी तैयारी करनी है। कई सारी बुक्स ऐसी है जो कि सभी एग्जामों के लिए तैयार की हुई है। यानी जो जेड का एग्जाम है, ICR का एग्जाम है या सुपरवाइजर का एग्जाम है या WO का एग्जाम है या AO का एग्जाम है, तो जो AO के अकॉर्डिंग बुक बनी है वो सुपरवाइजर में काम नहीं आएगी, या मैं कहूँ सुपरवाइजर वाली जो बुक है वो AO में काम नहीं आएगी।
तो जो 11th-12th का स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहता है कि एग्रीकल्चर में जो भी बुक बनी हुई है उसमें से उसका कोर्स आने वाला है या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे शॉर्ट नोट्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ जो क्लासें आपको मिलने वाली है इन क्लासों को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए और आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 11th-12th या जेट सुपरवाइजर BHU CUT की तैयारी कर रहे हैं उनमें उनको एग्रीकल्चर की मुख्य रूप से 3 ब्रांचें पढ़ने की आवश्यकता है। जो पहली ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी, जिसको कहा जाता है सस्य विज्ञान। दूसरी है हॉर्टिकल्चर, जिसको कहा जाता है उद्यान विज्ञान। और तीसरी जो ब्रांच है वो है एनिमल हजबेंड्री, एनिमल हजबेंड्री, जिसको कहा जाता है पशुपालन विज्ञान या पशुधन विज्ञान कह सकते हैं। मुख्य रूप से ये 3 यूनिट में इस एग्रीकल्चर को पढ़ा जाएगा, जिसमें से कुछ कंटेंट आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, कुछ कंटेंट आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, कुछ ऐसा कंटेंट भी होगा जो 11th-12th की बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे सबसे पहले एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो सामान्य मीनिंग है वो होता है, इसकी कौन सी भाषा से लिया गया है इसको, तो जो एग्रोनॉमी वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के 2 वर्डों को मिला के एग्रोनॉमी जो टर्म है वो बनी है। कौन से हैं वो 2 वर्ड, वो है एग्रोज और दूसरा है नोमस या नोमोस। एग्रोज का मीन्स क्या होता है, फील्ड, फील्ड को कह सकते हैं खेत, और जो नोमस होता है इसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अपन कह सकते हैं प्रबंधन। यहाँ सीधा सा सामान्य सा अर्थ निकल के आता है कि जो फील्ड यानी कि जिसको अपन कह रहे हैं खेत, उसका प्रबंधन करना है किस उद्देश्य से, फसल उत्पादन करने से, फल उत्पादन करने से, या जो सामान्य पौधे हैं इनको उगाने के लिए। तो मुख्य रूप से यहाँ सस्य विज्ञान में एग्रोनॉमी में अपन पढ़ रहे हैं कि जो फील्ड है खेत है इसका मैनेजमेंट किया जाता है जिससे कि अपन फसलोत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती है, जो जिनका अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो सभी पढ़ी जाती है एग्रोनॉमी में। यदि इसको और डिवाइड करना चाहते हैं तो बहुत सारी ब्रांचें निकल के आती है। यहाँ जो 11th और 12th का जो कंटेंट है उसमें इसकी कोई ब्रांच नहीं इन्वॉल्व है। यहाँ सॉइल के बारे में भी इसी में पढ़ा जाएगा, जिसको कॉलेजों में सॉइल साइंस के नाम से पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो इरिगेशन है उसके बारे में भी इसी ब्रांच में पढ़ाया जाता है। जो वीड खरपतवार होते हैं उनके बारे में भी इसी ब्रांच में पढ़ा जाता है। तो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोज नोमस। एग्रोज का जो मीनिंग होता है वो होता है फील्ड या खेत, और जो नोमस है उसका मीनिंग है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो खेत का प्रबंधन किया जाता है कृषि गतिविधियां यानी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए। दूसरी जो अपनी पास ब्रांच है वो है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान यानी कि जो हॉर्टिकल्चर है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस और दूसरा कल्चरा। हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन, गार्डन का मीनिंग हुआ उद्यान, या मैं कह सकता हूं बाग।
कल्चरा का मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी कर्षण क्रियाएं या गतिविधियां करना। उद्यान यानी बाग, जिससे संबंधित जितनी भी कृषि क्रियाएं कर रहे हैं वो सब किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है? हॉर्टिकल्चर के अंदर। इसीलिए इसको अपन उद्यान विज्ञान या बागवानी विज्ञान भी इसको कहा जाता है। इस हॉर्टिकल्चर के अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है? यानी उद्यान की बात करूं मैं तो उद्यान में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? फल, सब्जी, पुष्प, ये मुख्य रूप से 3 जो सामग्री है इनको इन्वॉल्व किया गया है 11th 12th के कंटेंट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो भी अपन कहाँ पढ़ते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंदर। लैंड स्केपिंग का जो कोर्स होता है वो भी कहाँ पढ़ा जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचें इन्वॉल्व है। जो 11th और 12th के अनुसार पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ये 3 इसकी ब्रांचें पढ़नी पड़ेगी। तो इनको क्या कहा जाता है या इसके अंदर क्या पढ़ा जाएगा? तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जो पहली ब्रांच है वो है फल विज्ञान। फल विज्ञान को कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी 2 भाषाओं का शब्द है। पहली भाषा है ग्रीक और दूसरी भाषा है लैटिन। पहली भाषा है लैटिन और दूसरी भाषा है ग्रीक। लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड है यहाँ पे? वो है ओनम। ग्रीक भाषा का कौन सा वर्ड है? वो है लोगस। ओनम का मीनिंग क्या होता है? फ्रूट। और लोगस का मीनिंग क्या होता है? वो है स्टडी करना। तो यहाँ क्या होता है, यदि फ्रूट्स का अध्ययन कर रहे हैं या फलों की खेती के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो वो ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है? फल विज्ञान या पोमोलॉजी कहलाती है। दूसरी जो ब्रांच है वो है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान जिसको कहा जा रहा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? वो है लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से 2 वर्ड जुड़े हुए इसमें? एक है ओलेरिक और दूसरा है कल्चरा, जिसका मीनिंग होता है हर्ब यानी शाक। कल्चर या कल्चरा का जो मीनिंग है वो है कल्टीवेशन, जिसको कहना चाहूँगा मैं कर्षण या कृषि गतिविधियाँ। यानी मैं कहना चाहूँगा यहाँ जो शाक होती है, हर्ब्स होती है, उनका अध्ययन कर रहे हैं या उनकी खेती के बारे में अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी जो ब्रांच है, शाखा है, वो क्या कहलाएगी? सब्जी विज्ञान ओलेरीकल्चर कहलाएगी। यहाँ कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा मैं। जो शाक है उसमें क्या आता है? जड़। जड़ का उदाहरण बताना चाहूँ तो कौन सा है? गाजर। इसके बाद तना। तने का उदाहरण है अपने पास में सतावर, इसको एस्पेरेगस कहा जाता है। इसके बाद में पुष्प, से पहले पत्तियां। तने के बाद में उदाहरण है अपने पास में वो है पत्तियां। पत्तियों का उदाहरण है अपने पास में लेट्यूस।
लेट्यूस एक वेजिटेबल है। इस लेट्यूस को कहा जाता है सलाद, सलाद पत्ता कहा जाता है इसको, जिसको ठंड के दिनों में सलाद के रूप में काट के इसका उपयोग किया जाता है। पत्तियों के बाद में इसमें आने वाला है कौन सा? पुष्प, जिसका उदाहरण अपने पास में है कॉलीफ्लावर, जिसमें कौन सा पोर्शन खाया जाता है? जो फ्लावर बड है उसका उपयोग किया जाता है। के बाद में आता है फल। फल के रूप में जैसे बताना चाहूँ टमाटर। इसके बाद में बीज, बीज के रूप में उदाहरण बताना चाहूँ पी मटर हो जाता है। तो यहाँ यानी कहने का मतलब है जो साग हर्ब्स होती है इनके बारे में यदि पढ़ना चाह रहे हैं अपन तो वो कौन सी ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा? सब्जी विज्ञान या ओलेरीकल्चर। यहाँ सभी प्रकार के जो पादप के बाग होते हैं उनसे एक एक उदाहरण लिया मैंने। जड़, जड़ के लिए गाजर, यानी गाजर का पूछा जाए कौन सा एडिबल पोर्शन है तो वो है जड़। यदि सतावर का आता है तो कौन सा एडिबल पोर्शन है? तना। यदि लेट्यूस सलाद पत्ता आता है तो उसका एडिबल पोर्शन कौन सा है? पत्तियां। कॉलीफ्लावर का एडिबल जो पोर्शन है वो है फ्लावर बड, पुष्प कली का। टमाटर का एडिबल जो पार्ट है वो कौन सा है? फ्रूट। जो मटर है इसका एडिबल जो पार्ट है वो कौन सा है? बीज। इसकी जो और डिटेल है ये अपन धीरे धीरे आगे वाले जो टॉपिक है वहां कंप्लीट करते चलेंगे। जो तीसरी मुख्य ब्रांच रह गई वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जिसको कहा जाता है पुष्प विज्ञान, को कहा जा रहा है पुष्प विज्ञान। फ्लोरिकल्चर भी कौन सी भाषा का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का, जिसमें दो वर्ड इन्वॉल्व है। पहला है फ्लोर्स और दूसरा है कल्चरा, जिसका मीनिंग क्या हुआ? फ्लावर। फ्लावर को अपन कह पा रहे हैं पुष्प। कल्चरा का सीधा सा मीनिंग है कर्षण, कार्य या गतिविधियां करना, या मैं कह सकता हूं खेती करना। तो क्या हुआ? पुष्पों की खेती करना या पुष्पों का अध्ययन करना, उसको अपन क्या कह रहे हैं? पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर की तीन मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें अपन एक में फल के बारे में पढ़ा जाता है जिसको पोमोलॉजी कहा जाता है, दूसरी में सब्जी के बारे में पढ़ा जाता है जिसको ओलेरीकल्चर कहा जाता है, और जो तीसरी मुख्य शाखा है रह गई वो है पुष्प विज्ञान, जिसमें पुष्प के बारे में पढ़ा जाता है। एग्रीकल्चर की जो तीसरी ब्रांच है वो है एनिमल हजबेंड्री। एनिमल हजबेंड्री पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान पशुओं से संबंधित जितना भी प्रबंधन है, पशुओं से संबंधित प्रबंधन का जो अध्ययन किया जा रहा है वो किया जा रहा है पशुपालन के अंतर्गत। तो यहाँ पशु प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। पशु प्रबंधन में किस प्रकार के प्रबंधन आते हैं जैसे बताना चाहूँ जनन प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, आहार प्रबंधन, आहार प्रबंधन, पशुओं की जो सामान्य जानकारी है इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे? वो भी पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं से कौन कौन सी जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। पशुओं में कौन कौन सी सामान्य बीमारी होती है उनके बारे में इसी ब्रांच में पढ़ा जाएगा। पशुओं की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता है, किस लिए उनको पाला जाता है, ये सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अपन पशुपालन विज्ञान एनिमल हजबेंड्री के अंतर्गत।
तो यहाँ मुख्य रूप से जो 3 ब्रांचें हैं इनके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 11th 12th जेट ICR BHV एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन कोर्स के लिए। तो इन 3 ब्रांच के अलावा कुछ ऐसी ब्रांचें हैं जिनकी टर्में अपने कोर्स में बहुत काम आने वाली है। जैसे कुछ टर्में लेना चाहूँगा मैं। पहली है एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर में इसका अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है मधुमक्खी, मधुमक्खी हनी बी के बारे में। जिस ब्रांच में पढ़ रहे हैं वो है एपी कल्चर, यानी जो मधुमक्खी कीट है इसका पालन कैसे किया जाता है, इससे शहद कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है एपी कल्चर में। यहाँ कुछ बताना चाहूँगा मैं। जो मधुमक्खी है अलग अलग प्रकार की होती है, उनमें से जो भारतीय मधुमक्खी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एपिस इंडिका। यूरोपियन का क्या नाम है, एपिस डोरसेटा। इटालियन मधुमक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। इसके अलावा एक आती है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर में पढ़ा जाता है वाइटिस विनिफेरा के बारे में, अर्थात अंगूर ग्रेप्स के बारे में। अंगूर एक फल है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हॉर्टिकल्चर है, पोमोलॉजी है, उसी की एक ब्रांच है। जब पर्टिकुलर अंगूर के बारे में पढ़ा जा रहा है तब उसको कहा जाता है विटीकल्चर। इसके अलावा मोरी कल्चर, सेरी कल्चर। मोरी कल्चर जो शहतूत का पौधा है जिसको अपन कह रहे हैं मलबरी, इसके बारे में पढ़ा जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है मोरी कल्चर। सेरी कल्चर यानी सिल्क वर्म, रेशम कीट। यदि रेशम कीट के बारे में पढ़ा जा रहा है तो उसको कहा जाएगा सेरीकल्चर। रेशम कीट का जो पालन किया जाता है वो किया जाता है शहतूत के पौधे पे। शहतूत के पौधे की खेती कर रहे हैं तब तो उसको कहा जाएगा मोरी कल्चर। और सिल्क वर्म रेशम कीट का पालन करके उससे रेशम प्राप्त कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सेरीकल्चर। इसके अलावा कौन कौन सी ब्रांचें होने वाली है? वर्मी कल्चर, इसमें पढ़ा जाता है केंचुआ के बारे में। केंचुआ को कहा जा रहा है अर्थ वर्म। इसी को कहा जाता है किसान का मित्र। किसान मित्र के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है केंचुआ। इसके अलावा केंचुआ की जो खाद बनती है उस खाद को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है उसको, या केंचुआ खाद। के अलावा क्या कह रहे हैं उसको? केंचुआ खाद। इसके अलावा कौन सी ब्रांच होने वाली है? एक होती है एंटोमोलॉजी।
एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ा जाता है? कीटों के बारे में। जितने भी कीट है, इंसेक्ट है, इनका अध्ययन कहाँ करेंगे? एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट, जिसको कहा जाता है कीट विज्ञान। कीट की कैसी पहचान होती है? जो कीट है ये इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आता है और ये इसका सदस्य है आर्थ्रोपोडा, जो संघ है उसका गण है, उसका सदस्य है। कीट में क्या विशेषता पाई जाती है? जो शरीर है ये शरीर 3 भागों में बटा हुआ रहता है, सिर, वक्ष और तीसरा है उदर। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन 3 भागों में बटा हुआ रहता है। सिर में पाया जाता है सरंगिका, नेत्र, वक्ष में पाए जाते हैं पंख, उदर में पाए जाते हैं पंख और वक्ष में और उदर में टांगे। यानी कहना चाहूं कीट किसको कहा जाएगा? 3 जोड़ी टांगे और 3 जोड़ी तो है टांगे और 2 जोड़ी है पंख। जो वक्ष है ये 3 खंडों का बना हुआ होता है और इस तीनों खंडों में पाए जाते हैं टांगे। तो विशेष ध्यान रखना है, जो कीट है उसमें क्या देखने को मिलेगा? 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख देखने को मिलेंगे। तो कीटों का जो संपूर्ण अध्ययन कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं अपन कीट विज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में किसके बारे में पढ़ा जाता है? वृक्षों के बारे में, ट्रीज के बारे में। किस सब्जेक्ट में अध्ययन कर रहे हैं या जिस ब्रांच में अध्ययन कर रहे हैं वो है सिल्वी कल्चर। इसके अलावा और कौन सी है? एक्वा कल्चर, जितने भी जलीय जीव है उन जलीय जीवों के बारे में इसमें पढ़ पा रहे हैं अपन, वो है एक्वा कल्चर। पिसी कल्चर, पिसी कल्चर यानी फिश, मछली पालन का जो अध्ययन कर रहे हैं या मछलियों का जो पालन कर रहे हैं उसको क्या कह पा रहे हैं अपन? पिसी कल्चर कह पा रहे हैं। तो यहाँ जो डिस्कस किया अपन ने वो है एग्रीकल्चर की जो सामान्य ब्रांचें हैं, जिसको मुख्य रूप से 11th और 12th के अकॉर्डिंग डिसाइड करके बताया गया है, जिसमें 3 ब्रांचें पढ़ने वाले हैं अपन, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। जो हॉर्टिकल्चर है उसकी मुख्य रूप से 3 ब्रांचों का अध्ययन किया जाएगा, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो ये एक बेसिक सी क्लास है जहाँ से अपने को कंटेंट स्टार्ट करना है। मैं बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं या जेट सुपरवाइजर या सीयूटी बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे टारगेट बना के और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर है इसकी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, इसी की 3 यूनिट हो जाती है।
ये एग्रीकल्चर का कोर्स है और इससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स है जो अपने को 11th और 12th के कंटेंट से थोड़ा बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ जो पढ़ने का तरीका है वो ये होता है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ये कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए आपका सटीक। यदि अपन कंटेंट अपने पास में ज़्यादा है तो उसको पढ़ना कोई फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना कंटेंट अपन शॉर्ट करके पढ़ेंगे उसी को अपने को सटीक तरीके से याद रखना है या उसका सटीक तरीके से विश्लेषण करके यानी दौरान करना है। यदि कंटेंट आपका बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो बर्डन है वो बढ़ता है। जिन टॉपिक्स के ऊपर या जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो जो फोकस है वो इस कंटेंट की वजह से क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको पढ़े, सिलेबस को 2 बार पढ़े। यदि सिलेबस को पढ़ के जाता है तो कई बार सिलेबस के जो टॉपिक दिए हुए उन्हीं से आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में देखिए। इसके बाद में आपको क्या डिसाइड करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन पेपर की जानकारी लेनी चाहिए, उन पेपर को देखना चाहिए कि जो आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट में कितना परसेंटेज जो क्वेश्चन है वो आपके कंटेंट से मिल रहे हैं। तो यदि जो तैयारी कर रहा है, जैसे उदाहरण लेके बताना चाहूँ मैं, यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं तो जो ये एग्जाम होता है इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के और 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से। अब यहाँ सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट बन के आता है वो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले क्या पता लगाना आपको, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है इसके जो क्वालिफिकेशन है वो क्या निर्धारित की गई है, वो निर्धारित की गई है 12th पास कृषि विज्ञान सब्जेक्ट से। तो आपको कौन सा कंटेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जो 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर की जो बुक्स है उसके अंदर जितना भी टॉपिक आपके दे रखा है एक तो वो पढ़ना है। वो कितना परसेंटेज आपको कवर करवाने वाला है, वो कवर करवाने वाला है 80 से 90% मैटर। यानी मैं कहना चाहूँगा कि जो 60 क्वेश्चन आपके इस सुपरवाइजर वाले एग्जाम में आने वाले हैं उनका 60 क्वेश्चन में से 80 से 90% यानी कि मैं कहना चाहूँ तो जो लगभग 45 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले आपके हूबहू या एज इट इज आने वाले हैं। वो कहाँ से आने वाले हैं, 11th और 12th के कंटेंट से। ये मैं बता पा रहा हूँ जो मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया मैंने रखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 10-15 सालों में, उसके बेसिस पे आपको बता पा रहा हूँ मैं कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर है उसके एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें 80 से 90% का जो आपके आंसर है वो एज इट इज मिलेगा आपको 11th और 12th की बुक्स में। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जो 11th और 12th की बुक्स है उसकी लाइन टू लाइन तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ 11th 12th का जो कंटेंट है सबसे छोटा कंटेंट है, आपको कोई बड़ी बड़ी बुक नहीं पढ़ने है। तो जितना कंटेंट आप बढ़ाओगे उतना ही जो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन का तरीका है वो घटता जाएगा और जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको ये स्टिक जो चीज़ें हैं वो तैयार करनी है, आपको उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है जिससे आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो माइनस में नहीं हो, यानी कि अपना क्वेश्चन एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास में स्टिक कंटेंट है, वहीं से अपने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि इसमें से जोड़ना चाहते हैं तो 10% अपने को इसमें एफर्ट लगाना है,
जिससे ये जो क्वेश्चन है ये 45 से कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाएंगे अपने 55 क्वेश्चनों तक, इसको अपन लेके जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके बजाय कुछ क्वेश्चन छोड़ने से क्या होता है, सिलेक्शन हासिल हो जाता है। ऐसा क्यों? कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन टाइप्स के होते हैं, चाहे जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो भी उन क्वेश्चनों का आंसर तरीके से नहीं दे पा रहा है, तो उन क्वेश्चनों को अटेंड करने से अच्छा है उनको छोड़ दिया जाए, जिससे कि माइनस मार्किंग होने से बचा जाए। तो इसी उद्देश्य से मैं ये क्लासें लेके आ रहा हूँ आपके पास में, जिससे कि आप कंटिन्यू टॉपिक वाइज और स्ट्रिक्ट तरह से जो सबसे छोटा कंटेंट होने वाला है और जहाँ से सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला आपको, तो इन क्लासों को आप रेगुलर वॉच कर सकते हैं। और अच्छा लगता है ये क्लासेज या इनमें बताया हुआ कंटेंट आपको पुराने पेपरों में अवेलेबल होता है, तो इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में अवश्य से अवश्य शेयर करें। थैंक यू।